हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 1 मार्च को जो आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए पूरी किताब में भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक लगा लो। ये आपके एकदम रामबाण साबित हो सकते हैं अगर आप पूरी किताब के ये जो टॉपिक हैं या टिक हैं, ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी पूरे टिक लगवाए जाएंगे। इतना एक दिन में आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग पूरी किताब में NCERT के टिक लगवाने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, इनको आपको हर हाल में करके ही जाना होगा। तो फटाफट से टिक लगा लीजिएगा और ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले अध्याय से शुरुआत करेंगे, 14 अध्याय तक जाएंगे और शानदार तरीके से आप इन सभी को टिक लगा लीजिए और तैयारी कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट की। तो चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का जो आपके टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और डेरिवेशन है, उनको आप अच्छे से देखिए। आपको ये सब चीज़ें पढ़ के जरूर जानी है। तो जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको ये पढ़ना है आपको वैद्युत आवेश। तो आगे आपका लिखा होगा यहाँ पे आपको वैद्युत आवेश पढ़ना है, या आपको वैद्युत आवेश पढ़ लेना है इसमें। फिर आगे आपको जो पढ़ना है इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको ये पढ़ना है यहाँ पे कि आपको ये जो कूलाम का नियम है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आपको कूलाम का नियम पढ़ना है, ये आपका लिखा हुआ है कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में जो है आपको कूलाम का नियम पढ़ना है आपको कि ये कूलाम का नियम कैसे काम करता है, किन पर काम करता है। और एक चीज़ और, कूलाम का नियम का जो आपका वेक्टर फॉर्म है ये जरूर ध्यान रख लेना है, क्योंकि कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है वो 1 नंबर में, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में या फिर आपका बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत बार आया हुआ है। तो कूलाम का नियम आपको छोड़ना ही नहीं है। और कूलाम के नियम की जो शर्तें हैं वो भी आपको अच्छी तरह से देख लेनी है कि ये आपका लगता किन आवेशों के बीच है। बिंदु आवेशों के बीच लगता है और यह आपका स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कूलाम के नियम का वेक्टर रूप जरूर तैयार करना है कि कूलाम का नियम का वेक्टर रूप क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि जो आपका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कौन सा है इसमें से। तो कूलाम का नियम हो गया आपका इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात आती है आपकी दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बहुल आवेशों के बीच बल। तो ये जो आपका जो टॉपिक है ये आपका काम आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो जो आप न्यूमेरिकल्स में जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है, उस पर ये जो आवेश इन आवेशों से घिरा हुआ है और इस पर जैसे मान लीजिए किसी पर आवेश पर बल निकालना है, तो इसके मध्य से आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे चलेंगे और देखेंगे और इसमें कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, इसमें ये जो सवाल है आपको दिख रहा है उदाहरण नंबर 1.6, ये आपको करके जाना है। उदाहरण नंबर 1.6 ये आपको करके जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2-3 बार आपके पेपर में आ चुका है और ये आने की बहुत ज़्यादा इसकी संभावना रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा उदाहरण नंबर 1.6 को, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखेंगे और कौन से, ये जो आगे आपका वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको ये पढ़ना है, ये जानकारी हासिल करनी कि आपका अदिश राशि है कि आपकी सदिश राशि है और इसका जो आपका फॉर्मूला है ये क्या होता है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है आपका, इसका अपन को वेक्टर फॉर्म इसका भी ध्यान रखना है। इसका भी क्या ध्यान रखना है अपन को, वेक्टर फॉर्म या वेक्टर रूप इसका भी ध्यान रखना है। किसका, वैद्युत क्षेत्र का या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर रूप ध्यान रखना है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब ये आप देखेंगे कि आवेशों के निकाय कारण वैद्युत क्षेत्र, तो ये आपका काम आता है न्यूमेरिकल्स में। आगे देखेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे। और आपका जो महत्वपूर्ण चीज़ है तो ये है आपकी, यहाँ से आगे देखेंगे तो ये आपको आगे मिलेगा। आपको आगे जो आपको मिलेगा ये है आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आ जाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखिए। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछ कर वो आपसे या तो आपसे अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लेगा, या जो आपका 2 नंबर का प्रश्न होता है वो आपसे पूछ लेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के आप क्या लिखिए, गुण लिखिए। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं ये आपके, बस ये आपको 4 पॉइंट तैयार कर लेने हैं। ठीक है, और साइड में ये जो चित्र बने हैं इन चित्रों को भी आपको देख लेना है। जब आप ये 4 पॉइंट तैयार कर लेंगे तो आपके चित्र अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे, फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसका मात्रक पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स का बहुत अच्छे तरीके से। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और मात्रक हो गया, डेफिनेशन हो गई और इसका विमीय सूत्र। और एक चीज़ और,
ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। क्या मात्रक, डेफिनेशन, विमीय सूत्र और यह एक अदिश राशि है, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स हो गया, तो आपको ये वैद्युत फ्लक्स में क्या क्या ध्यान रखना है, इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र, इसकी परिभाषा और यह एक अदिश राशि है, इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे चलेंगे और देखेंगे और आगे आपको मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव, या तो आपका वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आ जाती है, या फिर आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछ लेता है वैद्युत द्विध्रुव है क्या। तो इन कोई ना कोई क्वेश्चन इससे बनने की संभावना रहती है। तो वैद्युत द्विध्रुव, और इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें समान और विपरीत प्रकार के जो आपके विजातीय आवेश होते हैं उन्हें अगर अपन अल्प दूरी पर रख देते हैं तो इस प्रकार का जो सिस्टम बन जाता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इतना क्लियर। फिर आगे अपन को ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आपका दो तरीके से आपके निकलती है। एक अक्षीय स्थिति में निकलती है, एक आपकी निरक्षीय स्थिति में निकलती है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों के जो है लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होते हैं और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपको ध्यान रखना है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और इसमें क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये महत्वपूर्ण नहीं है आपका। आगे देखेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र, तो ये आपको इसमें जो आपका ये डेरिवेशन है टाउ बराबर पी क्रॉस ए, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और ये आगे देखेंगे और क्या है इसमें संतत आवेश वितरण, ये आप रहने दीजिएगा। आगे देखते हैं और आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें से, तो ये जो आपकी गॉस थ्योरम है, कहाँ गया, ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपकी गॉस थ्योरम है या गॉस का जो नियम है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। या तो आपसे गॉस का नियम 2 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है, या फिर आपसे 3 नंबर में क्या पूछ सकता है, 3 नंबर में ये पूछ सकता है गॉस का नियम लिखिए प्लस उसे उत्पत्ति करके दिखाइए। 5 नंबर में क्या पूछ सकता है, तो 5 नंबर में ये पूछ सकता है गॉस की नियम लिखिए, उसकी उत्पत्ति कीजिए और उसका एक अनुप्रयोग लिख के दिखाइए, है ना। तो इसके अभी 2 अनुप्रयोग बहुत ही फेमस है, तो वो दोनों अनुप्रयोग आप आगे पढ़ लीजिएगा। आगे अभी मैं उन पर टिक लगवाने वाला हूँ कि एक आपका अनुप्रयोग है अनंत लंबाई का एक धनावेशित तार था, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा था आपका एक समतल वैद्युत चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस का नियम जो है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन? गॉस का नियम। तो गॉस का नियम अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद बात आती है गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं। तो गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो हैं आपके 2 अनुप्रयोग अभी आपके इसमें सिलेबस में अच्छे से जो हैं और जो बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो हैं आपके 2 अनुप्रयोग। एक ये है आपका अनंत लंबाई का एक समान, ये आपका लॉन्ग के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लॉन्ग अगर पिछले सालों के अगर पेपर एनालिसिस की बात की जाए तो इससे लॉन्ग बहुत ज़्यादा आए हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग से। या फिर आपका आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति की तीव्रता या निरक्षीय स्थिति की तीव्रता। तो एक आपका ये अनुप्रयोग है और ऐसा ही अनुप्रयोग आपको थोड़ी देर आगे मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे अनुप्रयोग नंबर 2। तो दूसरा अनुप्रयोग ये है आपका कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपके जो गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग हैं ये आपको कर लेने हैं। आगे ये है आपका एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये आपका ज़्यादा नहीं आया है पेपर में, तो ये आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये देख लेना है कि जो खोखला गोला होता है उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, केवल आपको इसके फॉर्मूले देख लेने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे और देखते हैं और इसमें क्या है आपका। तो आगे और देखते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा करते हैं कि इनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या क्या है इसके बन सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, तो गॉस का नियम, गॉस के ये तो मैं टिक लगवा ही चुका हूँ। आगे आप देखेंगे कि जो आपके इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कौन कौन से। तो यहाँ पर आप अच्छे से नोट करिए कि 1.1, 1.2, 1.4 कौन 1.1, 1.2 और 1.4 इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 1. जो आपका 8 है इसे आप लगा के जाइएगा। और आगे जो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1.14 है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1.12 है, इन्हें आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 1.12 और 1.14 आगे देखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है 1.22 न्यूमेरिकल्स, इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा। और यहाँ पर आप जो अतिरिक्त प्रश्न है, अतिरिक्त प्रश्न में 1.25 वाला कर लेना आप। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका अतिरिक्त प्रश्न है 1.3
1.33 करके था, तो 1.33 जो ये आपका है ये वाला, तो ये वाला आप अच्छे से देखिएगा, और 1.34। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और जो भी मैंने इस चैप्टर में लगवाया हुआ है, जैसे मैंने लगवाया हुआ है यहाँ पे कूलाम का लॉ है ना, कूलाम लॉ आपको पढ़ के जाना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ के जाना है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ के जाना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ के जाना है, और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में आपको पढ़ के जानी है, निरक्षीय स्थिति में आपको पढ़ के जानी है। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ के जाना है गॉस थ्योरम पढ़ के जाना है, और गॉस थ्योरम की जो आपके दोनों अनुप्रयोग हैं वो आपको पढ़ के जाना है। और ये जो आपके 7-8 न्यूमेरिकल्स मैंने टिक करवाए हैं, इनको भी जरूर से देख के जाना है। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपका, इसमें इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसकी ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका मात्रक क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा, तो आपको उसका मात्रक ध्यान रखना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है मात्रक को। मात्रक पता है तो आप बिमी सूत्र बढ़िया आराम से निकाल सकते हैं, तो मात्रक हो गया, बिमी सूत्र हो गया। दूसरी चीज़ ये कि आप उसकी दिशा पता करेंगे कि यह एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ठीक है। और इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इनमें काम आता है, या आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर वाले, उनमें काम आता है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि लोग जो है छोटी छोटी सी बातों को ध्यान नहीं देते। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन्हें गलत नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये परीक्षक के दिमाग में आपकी छवि अच्छी बनाते हैं। अगर ये आपके सही हैं तो परीक्षक को लगता है कि ये भाई आप जो छात्र हैं वो बढ़िया किस्म के छात्र हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इन्हें अच्छे से करेंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, या विद्युत स्थिर विद्युत विभव और धारिता। तो स्थिर विद्युत विभव और धारिता, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, इसके में जो विद्युत विभव है उसी की डेफिनेशन पढ़नी है। क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले पढ़ना है विद्युत विभव की डेफिनेशन। जब आपका विद्युत विभव जो है आपका, ये लिखी हुई है आपकी विद्युत विभव की डेफिनेशन, और ये जो है विद्युत विभव की डेफिनेशन, और इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये आपकी राशि कैसी है, अदिश राशि है कि आपकी सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक ध्यान रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है। फिर इसका बिमीय सूत्र आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? ये अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका बिमीय सूत्र क्या होता है, इसके और मात्रक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात आप? क्योंकि उसमें इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि विद्युत विभव का मात्रक कौन कौन है, और वहाँ पे ऑप्शन रहता है जूल प्रति कूलाम, वोल्ट, इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अच्छी तरह से इसके मात्रक, बिमीय सूत्र, अदिश या सदिश, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज़ ध्यान रखते हैं तो 1 नंबर तो आपको इसी में से मिल जाएगा, क्योंकि विद्युत विभव से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है, सीधे सीधे डायरेक्ट उठ के आता है, ठीक है। एक ये हो गया। आगे आपको ध्यान रखना है बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव है, इसका डेरिवेशन कैसे निकलता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। आगे जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव है, ये आपका 2 प्रकार से होता है। एक आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में होता है, ठीक है, और एक आपका निरक्षीय स्थिति में होता है, ठीक है। अक्षीय स्थिति में ध्यान रखना है डेरिवेशन है ये, और निरक्षीय स्थिति ये भी आपकी डेरिवेशन है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में आपका 0 होता है, और अक्षीय स्थिति में जो आपका होता है वो आपका डेरिवेशन से निकल के आता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका वैद्युत विभव होता है वो अक्षीय स्थिति में कैसा होता है और निरक्षीय स्थिति में कैसा होता है। तो कैसा? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये दोनों हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है आपका उदाहरण नंबर 2.2। उदाहरणों के साथ कोई मजाक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये उदाहरण है ये नहीं लगा के जा रहे हैं, नहीं, जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं। ये जो है कंसेप्चुअल बेस्ड, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होते हैं। तो जो ये आपका उदाहरण नंबर 2.2 है वो आपका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसे आप अच्छे से जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक ये आपको उदाहरण नंबर 2.2 हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ की हल्की सी डेफिनेशन आ जाती है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। या आपसे ये पूछ लेता है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में हल्का सा आपको पढ़ लेना है, और जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि समविभव पृष्ठ आपका क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, केवल आपको इसमें सूत्र पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में आपका जो संबंध है वो केवल आपको सूत्र पढ़ना है, क्योंकि जो जो आपका न्यूमेरिकल्स है उसमें काम आ जाता है, या फिर
आपसे सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। इसके बाद आपको पढ़ना है निकाय की जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है ये क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लेना और उसका आपको डेरिवेशन देख लेना है। आगे देखेंगे आप कि और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आगे यहाँ पे देखेंगे कि एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा आपको इसके पीछे मेहनत नहीं करनी है। आगे देखेंगे ना, आपको ये पढ़ना है ज़्यादा। हाँ, ये जो आपका लिखा है बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो ये जो है आपका एक दो बार आया हुआ है पेपर में, तो आपको ये देख लीजिएगा एक बार। और जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का जो टॉपिक है वो है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से जो आपकी जो दिए है ना कि आवेश चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इस जो आपका स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो अभिलंबवत होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपसे क्या है कि उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा और फिर पूछ लेगा कैसा होता है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कौन सा है, वो ये आपको पुरावैद्युत और ध्रुवण ये आपको नहीं पढ़ना है, आगे देखेंगे आप। और ये जो है आपका संधारित्र तथा धारिता, क्या संधारित्र तथा धारिता, ये आपको संधारित्र तथा धारिता में वैद्युत जो धारिता है, कौन, वैद्युत धारिता, उसकी आपको परिभाषा ध्यान रखनी है। क्या परिभाषा ध्यान रखनी है। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसका बिमी सूत्र क्या होता है, तो इसका बिमी सूत्र ध्यान रखना है। इसके जो मात्रक होते हैं फैराड वगैरह, ठीक है, तो इसके सभी मात्रकों को आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि समांतर पट्टिका संधारित्र कैसी होती है, ठीक है। इसमें जो है आपका डेरिवेशन कैसे निकल के आता है ना। इसकी जो धारिता होती है वो क्या होती है ना, और इसकी जो धारिता होती है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो देखो ये आ गया आपका धारिता का परावैद्युत का जो प्रभाव है कि अगर हम प्लेटों के बीच जो है आपका परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी जो धारिता है वो बढ़ती है या घटती है या कैसी रहती है, तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। आगे चलेंगे और अब आपको आगे पढ़ना है, तो आगे देखते हैं अपन संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन, इससे आपके न्यूमेरिकल्स में सवाल आते हैं। तो संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन, और एक आप ध्यान रखेंगे कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब संधारित्रों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें आवेश समान रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो क्या समान रहता है, जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या समान रहता है। देखो जब संधारित्रों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका क्या है, वोल्टेज जो होता है वो समान रहता है। आगे चलेंगे और आगे देखेंगे संधारित्रों में संचित ऊर्जा, तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है इससे आपका सवाल बनता है और इसका जो आपका डेरिवेशन है वो भी बहुत आता है। तो ये आपको ध्यान रखने लेना है कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो कितनी होती है, तो 1/2 CV², ये हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी चर्चा करते हैं कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका जो न्यूमेरिकल्स है आपका 2.1, तो वो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको करके जाना है 2.2, 2.3, क्योंकि जो मोस्टली पेपर होता है, पेपर जो होता है आपका लगभग 70% पेपर तो होता है बिल्कुल आसान, ठीक है। 70 में जो आपका जैसे मान लीजिए 70 नंबर का ही पेपर आएगा करने के लिए आपके लिए, तो इसमें जो आपका 45 नंबर तक का जो पेपर है वो तो बिल्कुल हलवा टाइप का रहेगा, मतलब लगभग सबसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 45 से 55 तक का पेपर है वो उन लोगों से बनेगा जिनने मतलब आपने क्या है कि जिनने महीने खान किताब उठा ली होगी, ठीक है। और जिन्होंने क्या है कि 55 प्लस 70 में, तो वो उनसे बनता है जो मतलब अच्छी खतरनाक तरीके से मेहनत करके जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपके आसान क्वेश्चन है उनका जो रेशियो रहता है वो ज़्यादा रहता है। और क्या करेंगे, आपके आसान क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन ही स्कोर करते हैं, तो ये नहीं कि जैसे ये हल्के में क्वेश्चन है तो इसे हल्के में ले लिया, तो एक आध बार इसे एक नज़र उसकी जरूर देख के जाना है। तो 1, 2, 3, 4 ये आपको पढ़ लेने हैं। आगे देखेंगे और इसमें जो समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर एक क्वेश्चन होगा 2.5 वाला, तो ये भी आपको पढ़ लेना, 2.21 से लेके 2.5 तक ये हो गया। अभी आगे देखते हैं। आगे जो आप देखेंगे ये जो आपका क्वेश्चन है 2.10, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। और जो आपका क्वेश्चन है 2.11, इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान रख के करना है। आगे देखेंगे आप, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका हाइड्रोजन परमाणु वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला, ये एक बार आपका लॉन्ग में आ चुका है, तो इसे आप अच्छे से देख के जाइएगा, हाइड्रोजन परमाणु वाला क्वेश्चन। क्योंकि इस टाइप अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन जो है, अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की जगह वो क्या कर देगा, हीलियम अणु, ठीक है।
हीलियम परमाणु कर सकता है, या अगर मान लो उसने नाइट्रोजन अणु कर दिया तो कुछ भी कर सकता है, यहाँ परमाणु वगैरह चेंज कर सकता है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है 2.22 ये आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसे भी आपको नहीं छोड़ के जाना है, इसे भी अच्छे से कवर करके ही जाना है। चलिए, और इसमें और बाकी चीज़ें नहीं देखनी है ज़्यादा, और आपको एक क्वेश्चन और देख लेना है यहाँ पे 2.36 वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है 2.36 वाला कि निम्न का उत्तर दीजिए। तो ये आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी अब आजकल यूपी बोर्ड वाले पहुंचने लगे हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है आपका वैद्युत धारा, ये धारा विद्युत, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें जो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है क्या क्या इसकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण है, डेरिवेशन कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपका ये सामने जो आपकी दिख रही है ना वैद्युत धारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और, वैद्युत धारा में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी अदिश राशि है कि सदिश राशि है। ठीक है, तो कुछ महान लोग क्या है कि सदिश राशि लगा देते हैं पेपर में, तो सदिश राशि नहीं लगानी है। वैद्युत धारा कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है अभी आपके लिए। ठीक है, कैसी राशि है, अदिश राशि। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको अदिश मिलता है विद्युत धारा के सामने तो अदिश राशि में आपको टिक मारना है, क्योंकि ये क्या है आपका वैद्युत धारा जो आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा की डेफिनेशन हो गई, वैद्युत धारा के प्रकार हो गए, डेफिनेशन हो गई, और ये आपका पता चल गया कि आपकी अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र आपको ध्यान रखना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। कभी कभी अपन ऐसे क्या कर देते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। विमीय सूत्र हो गया, मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इसका मात्रक होता है। इतना चीज़ें हो गई। हाँ, तो वैद्युत धारा हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद जो आपकी अगली चीज़ पढ़नी है वो है आपका ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो जर्मनी के महान वैज्ञानिक थे ओम, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, तो इस नियम को भी आपको पढ़ लेना है। ओम का नियम हो गया। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, ये जो आपका है ना, ये कई सालों से आ रहा है, जे बराबर सिग्मा ई है ना, तो पूछ देता है, बहुत सारे रिलेशन दे देता है और पूछ देता है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो इन जो ये आपके ये दोनों जो आपके फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ना है कि अनुगमन वेग के आधार पर जो है आपका ओम का नियम, ये आपको पढ़ लेना है। आगे देखेंगे आप, ये जो है आपका ये नहीं आपको पढ़ने ज़्यादा, और प्रतिरोधकता की जो ताप पर निर्भरता, ये आपका आता रहता है पेपर में, तो प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता ये आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे विद्युत ऊर्जा शक्ति, तो विद्युत ऊर्जा और शक्ति, तो विद्युत ऊर्जा शक्ति ये आपको केवल डेफिनेशन पढ़नी है इनकी, और इसके जो फॉर्मूले हैं वो देखने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिरोधों का जो संयोजन है, श्रेणी संयोजन में क्या होता है और समांतर संयोजन में। जो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन होता है उसमें धारा आपकी समान रहती है, जो प्रतिरोधों का समांतर संयोजन होता है उसमें विभवांतर समान रहता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों का जो सूत्र होता है वो कैसा होता है, समांतर संयोजन में जो प्रतिरोधों का सूत्र होता है वो कैसा होता है, इनमें इक्विवेलेंट जो आपका प्रतिरोध है वो कैसे निकालते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है आपके सवाल में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। कौन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। ये जो है आपका शैल, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, इसका आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, रिलेशन याद रखने के साथ साथ, क्योंकि इसके रिलेशन से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये आपका रिलेशन हो गया, तो ये आपका जो रिलेशन है इससे न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये आपको संबंध इसका याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कि और इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल, तो जो आपका श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में जो आपकी सेल हैं, इस सेल का आपको जो विद्युत वाहक बल है वो आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे किरचॉफ के नियम, क्या किरचॉफ के जो नियम ये आपको दिख रहे हैं, ये आपका किरचॉफ के जो नियम है, किरचॉफ के जो दो आपके नियम थे वो नियम को आपको ध्यान रखना है। आपको एक पहला नियम था इसका और एक आपका दूसरा नियम था, और इन नियमों के निक नेम थे, तो उन नामों को भी ध्यान रखना है। जैसे पहले नियम को क्या कहते थे, संधि का नियम, पहले नियम को कहते थे अपन धारा का नियम, पहले नियम को कहते थे आवेश संरक्षण का नियम। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पहला नियम किस चीज़ पर आधारित है, पहले नियम के नाम कितने हैं, पहले नियम का नाम कौन कौन सा है। इतना हो गया। ऐसे किरचॉफ का दूसरा नियम के वोल्टता का नियम बोलते हैं। ठीक है, इसे पास का नियम भी बोलते हैं, इसे बंद पास का नियम भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, याद रखना है किरचॉफ के नियम के बारे में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु जिसे कहते हैं अपन, तो ये आपको ध्यान रखना है। मीटर ब्रिज हो गया, मीटर सेतु आपको याद रखना है कि मीटर सेतु में होता क्या क्या है,
और मीटर सेतु से आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता कभी कभी कि आप डायरेक्ट मीटर सेतु बनाइए या क्या कीजिए, एक क्वेश्चन दे देता है मीटर सेतु के बारे में। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये काम आएगा मीटर सेतु, ठीक है। मीटर सेतु हो गया, व्हीटस्टोन सेतु हो गया, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो आपका विभव मापी है, ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, इससे न्यूमेरिकल आता है इसका, ठीक है, जो कि आपका इसके ऊपर, इस फार्मूले के ऊपर क्या होता है, आपका बेस्ड होता है। आगे देखेंगे। अब इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें जो आपका जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो ये देखो आपका मिल गया ना वही वाला विद्युत वाहक बल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 इनको आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। और ये जो आपका चित्र बना हुआ है 3.9 में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे निकालेंगे इसे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये मीटर सेतु का जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ज़रूर करके जाइएगा। फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इनमें किसी में, ठीक है। और इनमें भी नहीं, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर आपको ये पढ़ के जाना है, ये जो आपके बने हुए हैं ना 3.20 वाला क्वेश्चन, हाँ, तो ये और ये दोनों आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं, ठीक है। फिर आपको ये कुछ नहीं पढ़ना फालतू का, फिर आपको ये पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार आपका आ चुका है पेपर में, 3.23, तो इसे आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसमें भी अपन जो है बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, उनकी चर्चा करेंगे। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपके ऑस्टेड का प्रयोग था, तो ये आपको ज़्यादा, अब तो क्या है एग्जाम टाइम आ गया, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें वही बस पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर लॉरेंज बल, कि लॉरेंज बल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला, कि लॉरेंज बल जो है आपका लगता कैसे है, फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। इतना हो गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें लॉरेंज बल के बाद कि जो आपका गतिमान आवेश होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, गति कैसी होती है। ये आपसे पूछ लिया गया है कई बार न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है क्या होता है जब आपका गतिमान आवेश जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है या सीधा प्रवेश करता है। इस तरह से न्यूमेरिकल्स इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं, या कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी बना देता है वो। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एकदम से अच्छा जाएगा पेपर, कोई दिक्कत की उसमें बात नहीं है। फिर आपको ये साइक्लोट्रॉन आपको नहीं पढ़ना है, फिर आगे देखेंगे आप। और आपको ये जो है आपको बायो सावर्ट नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में अगर महामोस्ट है तो वो है बायो सावर्ट, ठीक है। बायो सावर्ट आप अच्छे से पढ़ के जाइए, बहुत आसान है और बहुत सुंदर उसका चित्र है, बहुत ही। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बायो सावर्ट का जो आपका वेक्टर फॉर्म है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। कैसा, सदिश संकेतन पद्धति, वेक्टर फॉर्म है ना, कि वेक्टर फॉर्म में बायो सावर्ट का जो आपका नियम है वो कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायो सावर्ट का जो नियम है आपका वेक्टर फॉर्म में वो कुछ आपका इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो जरूर आपको उसे वेक्टर फॉर्म तैयार कर लेनी है, किसकी, बायो सावर्ट नियम की। बायो सावर्ट का नियम जैसे ही हो जाए तो फिर उसके अनुप्रयोग होंगे, तो वो भी आपको पढ़ के जाने हैं बायो सावर्ट नियम के, ठीक है। जैसे ये आपका विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको अच्छे से कवर करना है। और आगे अभी आपका एक डेरिवेशन और होगा तो वो भी आपको करना है। अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो इसमें जो ये जो आपका चैप्टर है इसमें 2 नियम आपके बहुत ही फेमस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अल्टरनेट करके आते रहते हैं। अगर ये मान लीजिए अगर आपका बायो सावर्ट का नियम नहीं आता है पेपर में तो आपका एम्पियर का नियम आएगा, और इस चैप्टर में देने लायक है भी नहीं कुछ। तो क्या देगा वो, या तो एम्पियर का नियम देगा या आपका क्या देगा, बायो सावर्ट का नियम। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग भी हैं, जैसे बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग थे, ऐसे ही जो एंड्रे एम्पियर थे उनके नियम के भी अनुप्रयोग थे। तो आगे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग होंगे तो वो भी आपको अच्छे से क्या कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, धारावाही और परिनालिका और टोराइड, ठीक है। ये आपका इसमें यहाँ पर आप देखेंगे और आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो अभी हम टिक लगाते हैं। ये जो है आपको 2 समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, इसमें जो आपका आता है, इसमें आपको बल तो पूछ ही लेता है और साथ में पूछ लेता है कि इससे आपको 1 एम्पियर की परिभाषा देनी होती है। क्या, कि 2 समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल और इन जो तारों में जो आपका विद्युत धारा बह रही है इनके आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और अच्छे से सीखना भी है, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो आगे चलते हैं और देखते हैं ये आपका जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वृत्ताकार विद्युत पास जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव, आप ये ज़्यादा महत्व मत दीजिए, इसे रहने दीजिए इसे। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये आप छोड़िए, इसे आगे चलेंगे। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, ये आपको ये पढ़ के जाना है। और आगे देखेंगे आप तो इसमें से आपको यहाँ पर जो है आपका न्यूमेरिकल्स, ये नहीं अभी नहीं है, आगे मिलेगा न्यूमेरिकल अच्छे वाले, तो वो आपको न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो इसमें जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर पहला दिख रहा है ना आपका, हाँ पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल, और आपको ध्यान रखना है तीसरा न्यूमेरिकल होने के बाद न्यूमेरिकल नंबर 8वां न्यूमेरिकल, और उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल 11वां ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल 16वां, आगे आप पढ़ेंगे जो आपका प्रश्न नंबर आपका है 23, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतने ही प्रश्न पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपको ये जो आपके चौथा जो चैप्टर है वो आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं एक बार फिर से क्विकली बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है चौथे चैप्टर में। तो चौथे चैप्टर में आपको, अगर मैं सही से बात करता हूँ तो उसमें आपको पढ़ना है कि जो आपका बायो-सैवर्ट रूल होता है वो क्या होता है, बायो-सैवर्ट रूल। एम्पियर रूल क्या होता है, एम्पियर का जो नियम है वो क्या होता है, इसके अनुप्रयोग बायो-सैवर्ट के और एम्पियर के अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये आपके हो गए अनुप्रयोग वगैरह। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बिंदु आवेश है, अगर वो आपका विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी रहती है, इतना क्लियर। हाँ, इसके बाद आपको इसकी जो है आपको जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका बस इतना ही इसमें आपको पढ़ के जाना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप बिल्कुल पेपर में फोड़ देंगे अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपका चैप्टर है इसमें बहुत ही सेलेक्टेड महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम टिक लगाएंगे, इतना सेलेक्टेड कि आपको मज़ा आ जाएगा, और वही चीज़ आपको पढ़ के जानी है, बढ़िया तरीके से आपको फंस जाएंगी एग्जाम के टाइम से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये फालतू की कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी, छड़ चुंबक अड़ चुंबक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ये देख लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं और इनकी जो आपके गुण हैं ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण, हो गया इतना। फिर इसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, केवल आपको ध्यान रखना है कि छड़ चुंबक एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि ये आपसे कभी कभी उसमें मल्टीपल चॉइस टाइप में क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। अब आगे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका पढ़ना क्या है आपको इसमें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थिर वैद्युत अनुरूप, ये आप नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। चुंबकत्व एवं गॉस का नियम, ये भी आप रहने दीजिएगा, काहे कितना परेशान होंगे। आगे देखते हैं जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भू चुंबकत्व के जो अवयव हैं। जो भू चुंबकत्व के कितने अवयव थे, जो आपके 3 अवयव हैं, उन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। भू चुंबकत्व के अवयव जो हैं आपके, जो 3 अवयव हैं ना आपके, हाँ, जैसे आपका चुंबकीय दिक्पात एवं नति, ये हो गया, ये आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं और क्या है आपका पढ़ने लायक। तो चुंबकीय दिक्पात एवं नति एक चीज़ हो गई। दूसरी जो चीज़ है आपको जो पढ़ना है आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और ये जो आपका लिखा हुआ है ना चुंबकीयकरण और चुंबकीय तीव्रता, केवल इनकी डेफिनेशन क्या पढ़ना है, केवल इनकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है और आपको इनके फॉर्मूले देखने हैं बस, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पदार्थों के जो आपके चुंबकीय गुण है ना, जैसे इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ना, आगे आपको अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ जो आपको मिलेंगे, उनके ये जो डायग्राम है डोमेन के, ये आपको अच्छे से देख लेने हैं कि इनमें क्या क्या होता है। फिर आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक है, तो स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक आप ऐसे ही अगर एक बार इसे पढ़ लेंगे ना एनसीईआरटी से, तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अब आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, और इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं हैं वैसे। तो
बस इतना ही इसमें पर्याप्त है। तो इसमें आप नति कोण, नमन कोण, दिक्पात कोण, है ना, नति कोण या नमन कोण जिसे कहते हैं आप, है ना, दिक्पात कोण, है ना, भूचुंबकत्व के अवयव, तो ये चीज़ें आप अगर इसमें पढ़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार पेपर जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो और इसमें जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, तो ये सब चीज़ें आप इसमें क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो कि अभी मैंने टिक लगवा दी है, ठीक है। ये वैसे ही बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये जो आपका चैप्टर है, जितना आपका छोटा चैप्टर दिख रहा है उतना ही मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर, अगर आपको लगता है ना ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो ये बहुत छोटा, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत नंबर दिलाने वाला चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अपने साइज के हिसाब से सबसे ज़्यादा नंबर अगर कहा जाए तो फिजिक्स में यही दिलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें चर्चा करते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें अपन को पढ़नी है। तो जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो जो आपको पढ़ना है, इसमें फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नियम आप देखेंगे एनसीईआरटी से, आप देख लीजिएगा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो आपके 2 नियम हैं वो आपको विशेष रूप से पढ़ लेने कि ये जो नियम है वो क्या कहते हैं, है ना। ये जो माइकल फैराडे थे, इन्होंने जो नियम दिए थे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में, वो कौन कौन से नियम दिए थे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट नियम आता है वो आता है लेंज भाई साहब का नियम। तो लेंज का आपको नियम देख लेना है और इस चीज़ को भी याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये काहे पे काम करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन पर। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा के संरक्षण पर काम करता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम आप काहे में ध्यान रखेंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आगे देखेंगे कि और आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको इनमें से कुछ नहीं ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे कि अब आपको ये जो आपका लिखा है एक परिणामात्मक अध्ययन, ये भी आप नहीं पढ़ेंगे, क्या मतलब है इसका, आगे चलेंगे। फिर आप देखते हैं यहाँ पर कि भंवर धाराएं, तो भंवर धाराएं जो हैं आपको कि ये आपकी ईडी करंट्स या भंवर धाराएं, ये आपकी कभी कभी इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि भंवर धाराओं को परिभाषित कीजिए या भंवर धाराओं को कम करने के उपाय बताइए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका प्रेरकत्व आ जाता है। तो प्रेरकत्व को आपको वही चीज़ है कि जो भी मैंने अभी बताया कि आपको जो प्रेरकत्व है उसकी आपको डेफिनेशन प्रॉपर। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि भाई ये इसका सूत्र। तीसरी बात, इसके जो आपके उससे रिलेटेड जो आपका बीमीय सूत्र है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, डेफिनेशन, सूत्र, बीमीय सूत्र, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेरकत्व हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व को भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके क्या है आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और नहीं तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है ना, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण की जो घटना होती है वो क्या होती है, स्वप्रेरण की घटना होती है वो क्या होती है। तो इस तरह से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन क्या है फेंक देता है वो कि अन्योन्य प्रेरण के बारे में समझाइए। जैसे मान लीजिए उसने 1 नंबर में दे दिया और लिख देगा कि आपको डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा दीजिए। तो इससे न्यूमेरिकल्स तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इससे क्या है कि फैराडे का लॉ, लेंज का लॉ, अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, ये टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल्स की चर्चा करें तो इसमें न्यूमेरिकल्स में आपका जो ये आपके 3 न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं 6.8, 9 और 10, इनमें से आप क्या करेंगे कि 6.8, 9, 10 इन तीनों को क्या कर लेंगे, देख लेंगे इसमें। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6.15, इसे भी आप क्या कर लेंगे, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेट करंट, या आप कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ज़्यादा नंबर, यानी कम से कम ये 10 नंबर देगा चैप्टर एग्जाम में, आप देखिएगा तो 10 नंबर से कम का नहीं आएगा प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना क्या है तो आपको देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के बाद आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो आपका धारा और वोल्टेज जो होते हैं वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है ना, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका जो प्रत्यावर्ती धारा में, फिर आपको प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा, प्रत्यावर्ती धारा जब आप पढ़ लें तो उसके बाद आपको आई एवरेज के बारे में पढ़ना है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमूल क्या माध्यमान क्या होता है।
आपको पढ़ना है IRMS के बारे में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है I0 के बारे में, यानी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या होता है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इनमें से आएगा जरूर, या तो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आएगा, या फिर आपका IRMS वैल्यू ऑफ प्रत्यावर्ती धारा, या फिर आपका उसका शिखर मान या पीक वैल्यू आएगी। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से वोल्टेज का भी ध्यान रखना है अपन को। फिर आप ध्यान देंगे कि डिफरेंट टाइप के जो आपके इसमें परिपथ होंगे, L परिपथ, R परिपथ है ना, LR परिपथ, LC परिपथ, जो आपका CR परिपथ है ना, LCR परिपथ। तो ये आपको ये सब चीज़ें परिपथों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सभी परिपथ ध्यान रखेंगे, फिर आप पढ़ेंगे श्रेणीबद्ध LCR परिपथ। हाँ, इन सब चीज़ों में पढ़ना क्या है ना, जैसे आप परिपथ देखते हैं तो इसमें परिपथ में आप क्या पढ़ेंगे भाई, तो परिपथ में आपको पढ़ना है कि जो आपका परिपथ में प्रतिबाधा होती है, कि प्रतिबाधा का सूत्र अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या पढ़ते हैं इसमें, कलांतर। तो प्रतिबाधा और कलांतर, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्रेणीबद्ध में प्रतिबाधा और कलांतर क्या होता है ना, फेजर आरेख द्वारा, ठीक है। तो फेजर आरेख कुछ नहीं, आपका केवल डायग्राम के द्वारा उसका विश्लेषण है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अनुनाद, रेजोनेंस। तो ये आपको अनुनाद की स्थिति आपको पढ़ लेनी कि अनुनाद क्या होता है ना, अनुनाद की स्थिति उत्पन्न कब होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है कि अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है जब XL जो होता है वो XC के बराबर होता है, या छोटा होता है, बड़ा होता है, कैसा होता है ना। प्रेरण प्रतिघात जो है आपका धारतीय प्रतिघात से बड़ा होता है या बराबर होता है, छोटा। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रख के जाना है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपका पेपर, मतलब कोई नहीं टाल सकता कि आपका पेपर अच्छा ना जाए, ठीक है। तो बढ़िया आपका पेपर जाएगा शानदार तरीके से, बढ़िया टेंशन फ्री हो के आप अच्छे से इसे पढ़ के जाइएगा, लेकिन घर से, ठीक है। आगे ये है आपका ये शक्ति गुणांक क्या कहलाता है। तो शक्ति गुणांक आपका जो cos⁵ होता है ना, वो कहलाता है आपका शक्ति गुणांक। अब शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखने के परिपथ में जो आपका शक्ति गुणांक होता है उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। आगे आप देखना है, आगे आपको ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आगे देखते हैं अपन। हाँ, एक चीज़ और, इससे जो है आपका जो ट्रांसफार्मर है, कहाँ गया ये जरूर देख के जाना। एक क्वेश्चन देगा ये आपको, चाहे ये लॉन्ग में क्वेश्चन दे और चाहे ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन दे, ट्रांसफार्मर आपको क्वेश्चन देगा ही देगा। याद नहीं तो एक न्यूमेरिकल पकड़ा देगा आपको, ठीक है। और बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं इसके। तो हम नहीं चाहते कि आप इसके न्यूमेरिकल से गलत करें, तो इसे ट्रांसफार्मर को ज़रूर पढ़िएगा। और ये ज़रूर पढ़िएगा कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या क्या होता है ना, तो ऊर्जा क्षय कैसे होता है ना, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर आपको बढ़िया तरीके से क्या कर लेना है, भयंकर रूप से तैयार करके जाना है। ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, शैथिल्य हानि क्या होती है ना। फिर आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका ऊर्जा ह्रास होता है वो क्या होता है, और ये जो भंवर धाराएँ होती हैं वो क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्या कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। फिर आगे आपको देखना है कि जो आपके जो चैप्टर में है तो आपको क्या पढ़ना है, तो ये आपको पढ़ना है 7.2 7.3, ये छोटा क्वेश्चन है, जरूर आएगा। और 7.9, ये क्योंकि ये जो आपका जो 7.9 आपको जो दिख रहा है ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये आप कह सकते हैं कि लघु 3 टाइप क्वेश्चन में जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें आएगा। 7.11 के आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो आपका यहाँ पर है कौन सा क्वेश्चन नंबर 7.23 और 24 जरूर करके जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर वाला भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। जैसे अपन ने ट्रांसफार्मर वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 7.26 हो गया, 25 हो गया, तो यानी 23 से लेकर 26 तक आप इसके जरूर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम एक बार शॉर्ट समरी अगर हम इस चैप्टर की देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ के जाना है, तो इस चैप्टर में अपन को पढ़ के जाना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है इस चैप्टर में कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होती है, क्या प्रत्यावर्ती धारा। फिर आपको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा की जो माध्य वैल्यू होती है वो क्या होती है। फिर आपको पढ़नी है प्रत्यावर्ती धारा की जो RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो क्या होती है। फिर आपको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा जो होता है या आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती जो आपका वोल्टेज होता है, कौन प्रत्यावर्ती धारा आप कह सकते हैं, या प्रत्यावर्ती आपका जो वोल्टेज होता है ना, उसकी जो आपकी शिखर वैल्यू होती है वो क्या होती है ना। तो ये सब चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, ध्यान में रख लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, किसी ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के पास। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीज़ें अपनी पढ़ने लायक हैं जो कि नंबर अच्छे से आपको दिलाने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा। जरूर नंबर दिलाएगा आपको, क्योंकि ये हर साल आता है और इसमें जो टॉपिक है वो बहुत कम है। एक विस्थापन धारा हो गया, उसके बाद आपको पढ़ने हैं ये जो आपके मैक्सवेल के जो नियम है ना, ये क्योंकि क्या है कि एक पेपर में ये भी पूछ लिया गया था कि विद्युत संबंधी गॉस का नियम बताइए, या आपसे पूछ सकता है आपका चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम बताइए, है ना, या फैराडे का नियम बताइए मैक्सवेल के साथ, या आप कह सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको चौथे नंबर वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, है ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो गई। आगे चलेंगे आप, तो आगे आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ और आपको देखनी है यहाँ पे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हो गई। फिर आप यहाँ पर एक फार्मूला है वो जरूर देखिएगा कि B0 बराबर E0 बटे C। कौन सा फार्मूला, B0 बराबर E0 बटे C, जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अब आप तो सोचेंगे कि इतना सारा है, अब एक दिन में कैसे याद रखें, है ना। आपको एक दिन में जो याद हो सके केवल उतना ही याद करना है, और उतने को मैं बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। आपको ध्यान रखनी है कि सबसे जो आपका अधिक आवृत्ति होती है वो होती है गामा किरणों की, सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा किरणों की। तो अगर गामा किरणों की आवृत्ति अधिक है तो उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे कम आवृत्ति होती है वो होती है आपकी किसकी, सबसे कम आवृत्ति होती है वो होती है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनकी आवृत्ति सबसे कम होती है तो उन चीज़ों को भी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आप देख लीजिए जिनकी आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है, ठीक है, तो उसे आप याद रखिएगा। फिर आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गामा किरण ये याद रखना है, एक्स किरण ये याद रखना है। फिर आपको परावैंगनी किरण के बारे में याद रखना है। फिर आपको दृश्य प्रकाश की आपकी जो तरंग दैर्घ्य की जो लिमिट है वो ध्यान रखनी है। किसके बारे में, दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की लिमिट के बारे में। और जो सबसे कम आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं जिनका नाम अपन कह सकते हैं कि रेडियो तरंगे हैं, उनको भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ना है। तो सबसे कम रेडियो तरंग, सबसे ज़्यादा गामा किरण, ठीक है, फिर एक्स, फिर परावैंगनी, फिर आपका दृश्य, ये चार आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, तो सिर्फ ये एक बार आया हुआ है, तो ये आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अवरक्त तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे। अब ये जो है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है आपका कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश तरंग का जो आपका तरंग दैर्घ्य प्रकाश होता है वो परास होता है वो इतना होता है, और रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य परास होता है वो इतना होता है, और गामा किरणों का जो तरंग दैर्घ्य प्रकाश परास होता है वो इतना होता है। तो आपको ये तीन तो ध्यान रखने ही है, ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया हुआ था। अब आगे आपको जो ध्यान रखना है वो है आपको न्यूमेरिकल्स कौन कौन से लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका न्यूमेरिकल है वो है आपका, ये जो आपका न्यूमेरिकल है 8.2 दिख रहा है, तो ये आपको 8.2 वाला अच्छे से लगा के जाना है। और इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें वैसे आते नहीं है, इसमें बस वैद्युत क्षेत्र और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो उसके गुण पूछ लेता है कभी कभी, है ना। और कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण बताइए, तो और विस्थापन धारा पूछ लेता है। तो इसमें बस इतना ही आता है, क्योंकि इसमें मुश्किल से आपका 2 या 3 नंबर का ही आता है, ठीक है, मैक्स से मैक्स 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर में एक छोटा सा क्वेश्चन पकड़ा देगा आपको बस, और क्वेश्चन भी आपका बहुत खतरनाक नहीं रहेगा, बहुत छोटा रहेगा क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो आपको 1-2 क्वेश्चन इसके कर लेने हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपको 8.2 कर लेना है, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8.3 कर लेना है, 8.4 कर लेना है, और अगर आपको टाइम मिले तो क्वेश्चन नंबर 8.7 जरूर करना है, ठीक है, 8.7 और 8.8, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रश्न, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 में टिक लगाने की। चैप्टर नंबर 9 में आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 9 है वो आपका बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा, लगभग आपको 15 नंबर दिलाएगा कम से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 को। पूरी फिजिक्स की दोनों किताबों में अगर कोई चैप्टर सबसे बड़ा है तो वह है आपका चैप्टर नंबर 9, और सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा वो आपका चैप्टर नंबर 9। लगभग आपको 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर अकेले से मिल जाएंगे देखने को पेपर में, ठीक है ना। तो हर साल 15 से 20 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 9 से ही बनता है, ठीक है, क्लियर ना इतना। हाँ,
अगर कोई व्यक्ति 3-4 चैप्टर ही पढ़ लेता है, जैसे आपका चैप्टर नंबर 9 किसी ने पढ़ लिया अच्छे से, है ना, चैप्टर नंबर 1 किसी ने बढ़िया से पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 10 पढ़ लिया किसी ने बढ़िया से, और आपका जो चैप्टर नंबर 7 था वो पढ़ लिया बढ़िया से, और एक और चैप्टर नंबर 12 पढ़ लिया, तो उसके तो भैया 40-45 नंबर कहीं नहीं गए हैं, है ना। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं ना, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर दिला के जाएगा पेपर में। तो आपको इसे अच्छे से देखना है, हो सके आपको कौन कौन सी चीज़ें देख के जानी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको जो आपको पढ़ के जानी है ना। हालांकि गैप बहुत कम है, तो उस चीज़ में आपको जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है यानी प्रकाश का परावर्तन है, वो तो आपके सिलेबस से हट चुका है। तो जो चीज़ें हट चुकी हैं उनमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आगे चलेंगे, आप पढ़ेंगे अपवर्तन से सीधे, है ना। तो ये तो आपका प्रकाश का परावर्तन था, तो ये आप छोड़िए इसे। आगे चलते हैं अपन, जो देखते हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन कहाँ गया, यहाँ अपवर्तन होगा कहाँ गया, तो यहाँ से आपको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आप पढ़ेंगे स्नेल के नियम। क्या पढ़ेंगे, स्नेल के नियम, स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम जो हैं आपके 2 जो नियम थे वो आप पढ़ लीजिएगा। स्नेल के नियम पढ़ लेंगे, ठीक है। स्नेल के नियम पढ़ने के पश्चात आप पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पढ़ लिया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद फिर आप आगे देखेंगे कि कौन सी चीज़ पढ़नी है अपन को। तो फिर आप देखेंगे प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तनों के अनुप्रयोग। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि रेगिस्तान की मरीचिका, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि आपका हीरा में क्या होता है। तो हीरा में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटनाएं होती हैं, जिसके कारण वो बढ़िया तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपके डेरिवेशन है उनकी चर्चा कर लेनी है। तो जो आपका ये जो डेरिवेशन आपको दिख रहा है ना, हाँ, ये गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कौन सा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। अगर आप इसे करते हैं तो ये आपको ज़रूर मिलेगा पेपर में, क्योंकि आता ही है, ठीक है, बहुत डिमांडिंग में रहता है ये, है ना। या तो ये आएगा या इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं अपन किसी लेंस के द्वारा अपवर्तन। इसे भी आपको पढ़ के जाना है, लेंस का अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो लेंस के अपवर्तन का सूत्र भी अपन को क्या कर लेना है, पढ़ के ही जाना है और इसे निकालना भी सीखना है। फिर इसके बाद आपको पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। और पावर ऑफ लेंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपका मल्टीपल चॉइस में कि एक व्यक्ति है, उसको चश्मा लग रहा है तो -2 डायोप्टर का लग रहा है, उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। संपर्क में रखे लेंसों को कैसे संयोजित करते हैं, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। तो ये आपको डेरिवेशन पढ़ लेना है, अच्छे से जाना है पढ़ के। और ये है आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म में जो आपका अपवर्तन का जो आपका सूत्र है, ये आपका जो चित्र वित्र बना है, ये जो आपका डेरिवेशन आपको आगे मिलेगा, अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आने वाले पोर्शंस में से एक है। हर साल आते हैं, एक ही आपका ग्राफ आता है हर साल, है ना। तो इसे अच्छी तरह से आपको कवर करके ही जाना है। फिर आगे आपको पढ़ना है सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो ये आप रहने दीजिएगा, लेकिन आपको इंद्रधनुष जरूर पढ़ लेना है कि इंद्रधनुष कैसे आपका बनता है, इंद्रधनुष की फिनोमिना जो होती है वो कैसे होती है, इनमें कौन कौन सी घटनाएं इसमें शामिल होती हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपको ध्यान रखना है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। पढ़ना है इसे, अच्छे से पढ़ के जाना है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद आपको सूक्ष्मदर्शी पढ़नी है। सूक्ष्मदर्शी के बाद फिर आप पढ़ेंगे दूरदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी में आप पढ़ेंगे यौगिक सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी आप पढ़ना है, आपको पढ़ना है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे दूरदर्शी, ठीक है। तो ये आपकी दूरदर्शी है। दूरदर्शी में ये आपका रिफ्लेक्टेड दूरदर्शी या परावर्ती दूरदर्शी, क्या है ये, परावर्ती दूरदर्शी। आप अच्छे से चित्र देख लीजिएगा, बहुत ही आसान चित्र है, इसे अच्छे से पढ़ के जाना है ना। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको ये देंगी, ठीक है। अपवर्तन एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको अपवर्तन देगा, ठीक है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो ये लोग देते ही देते हैं। आगे चलते हैं, और इसमें क्या है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या,
इसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही अच्छा और तगड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कम से कम आपको 2-3 न्यूमेरिकल मिलेंगे, 2-2, 3-3 नंबर के, तो इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको संभावित आने वाली न्यूमेरिकल्स के बारे में बता दे रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो आपके संभावित न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, तो वो है आपका 9.1 जो है आपको नहीं पढ़ना है, 9.1 नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं अपन और देखते हैं, 9.1 बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। 9.2 बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 9.1 नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं अपन 9.3 आप पढ़ लीजिएगा। और चलते हैं अपन, ये जो आपका 9.6 है उसे पढ़ लेना है। इसके बाद 9.7 नहीं रहने दीजिएगा, और 9.8, 9.9 आपको पढ़ना है यहाँ से 9.10, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। 9.11 इसमें भी कॉन्सेप्ट अच्छे कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है ये 9.14, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं। विशाल दूरदर्शी जो दूरबीन है उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें क्या हो जाएंगे, आपके डेवलप हो जाएंगे। ये अगर ये आप कर लेते हैं तो इससे जो दूरबीन या दूरदर्शी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बन ही जाएंगे, ठीक है। फिर आपको आगे ध्यान रखना है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दिख रहा है 9.22 जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि एक बार आ भी चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, 9.32 जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो अगर हम सॉल्ट में देखें, जो चैप्टर 9 है जो कि आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें क्या क्या आ सकता है। तो शॉर्ट समरी अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन की कुछ घटनाएं है ना, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान की मरीचिका है ना, etc। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे आप ये पढ़ लेंगे अपवर्तन है ना, अपवर्तन के बाद पूर्णांतरिक परावर्तन की घटनाएं है ना, तो जैसे ये सब चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद फिर पढ़ेंगे आप दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी है ना। फिर इसके बाद पढ़ेंगे लेंसों को आप जोड़ना है कैसे, संयोजन कैसे करना है, इनके जो सूत्र हैं ये जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें जो आपका जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन भर के आते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ये आप बहुत अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि ये जो है आपका इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 15, 16, 17, कभी कभी 20 नंबर का भी आ जाता है पेपर में, तो इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जो कि आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 की ही तरह है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है आपका वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश के। ये जो आपका चैप्टर है ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जो आपका इस चैप्टर का वेटेज रहेगा वो भी आपका कम से कम 10 से 12 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको विशेष रूप से देख लेनी चाहिए कि चैप्टर नंबर 10 में आपका क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में आप देखेंगे सबसे पहले आपको पढ़ना है जो आपका तरंगाग्र है वो पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ये आपका हाइगेंस का सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगाग्र, ये सब पढ़ने के बाद ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो आपका हाइगेंस का जो सिद्धांत था उसके आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या बहुत ज़्यादा आता है। और ये बात अगर कहा जाए कि हर साल या तो आपका अगर अपवर्तन आएगा या फिर किसी सेट में परावर्तन आएगा। एक क्वेश्चन आप इससे आउट ही समझिए, या तो आपका परावर्तन मिलेगा आपको पेपर में या आपको इसका अपवर्तन मिलेगा। रहेगा आपका कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, हाइगेंस के ये वाला सूत्र जरूर आपको डेरिवेशन कंप्लीट करके जाना है। 2 हैं आपके डेरिवेशन, दोनों कंप्लीट करने हैं। आपको एक पक्का मिलेगा 100%, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके बाद बात करते हैं कि और इसमें क्या आता है। तो ये आपको ये दोनों पढ़ लेने, डॉपलर प्रभाव आपको नहीं पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं अपन तरंगों का कला समृद्ध, और ये आपको योग आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। फिर आगे देखते हैं अपन, हाँ ये आपको पढ़ लेना है कि ये जो तीव्रता है वो आपकी किस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है प्रकाश का व्यतिकरण, तो 2 तरंगों का व्यतिकरण, डेफिनेशन जरूर पढ़ें। क्या परिभाषा, 2 तरंगों की व्यतिकरण की जरूर पढ़ें। क्या पढ़ना है अपन को? परिभाषा। जैसे ही आप इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, 2 तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर एक इसका नेचुरल रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, है ना, कि भाई जैसे साबुन के बुलबुले चमकीले होते हैं तो वो क्यों होते हैं? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ठीक है। इतना क्लियर।
और फिर जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है वो है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको जरूर पढ़ना है, YDSE यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये आगे आपका दिया भी होगा कि यंग का 2 स्लिट वाला प्रयोग, ये आपके टॉमस यंग है और ये आपके प्रयोग हैं। जैसे ही हो जाएगा तो इस प्रयोग के बाद आपको पढ़ना क्या है, तो इसके बाद आपको पढ़ना है फ्रिंज चौड़ाई। क्या पढ़ना है आपको? फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई के बाद आपको जो भी आपका ये डेरिवेशन है यंग वाला, तो वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आपको ये भी प्रोवाइड कराएगा, या तो आपका व्यतिकरण आएगा या फिर आपका आगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होगा, यानी एकल झिर्री द्वारा विवर्तन होगा। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा परीक्षा में, या तो व्यतिकरण या फिर आपको विवर्तन। तो ये है आपका विवर्तन। तो विवर्तन आप जरूर देख लीजिएगा। कौन? ये विवर्तन। विवर्तन क्या होता है इस चीज़ को अच्छे से, है ना, इसकी डेफिनेशन बढ़िया सुंदर डेफिनेशन NCERT में ही दी हुई है। विवर्तन और व्यतिकरण की बहुत सुंदर डेफिनेशन है। अगर आप कहीं से नहीं पढ़ना चाहते तो NCERT से ही पढ़ सकते हैं व्यतिकरण और विवर्तन की डेफिनेशन। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन क्या होता है ना, तो ये आपका एकल झिर्री द्वारा विवर्तन है, ये आपको देख लेना है, ठीक है। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विझिर्री वाला प्रयोग, या फिर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। हाँ, कन्फर्म सा है लगभग। और हाइगेंस का आपका या तो अपवर्तन का आएगा सूत्र, या फिर आपका परावर्तन का आएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये देख लेते हैं तो ये नहीं देखेंगे, तो ये जरूर आपको बनाना है, ठीक है। या ये जो आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो आपका प्रयोग है, ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मतलब एकल झिर्री द्वारा जो आपका विवर्तन है। फिर आपको पढ़ लेना है प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता क्या होती है। तो केवल आपको इसके बारे में जानना है कि विभेदन क्षमता होती क्या है और उसका सूत्र रखना है बस, और ज़्यादा आपको उसकी डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे केवल एक ही सवाल आता है, वो भी छोटा सा सवाल रहता है, वो आपसे बन जाएगा। ध्रुवण आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर इतना? वो अलग बात है कि कभी कभी ये जो यूपी बोर्ड वालों का कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वो किसी से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, है ना। अभी जैसे सिलेबस में अपना ध्रुवण नहीं है तो ध्रुवण से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है कि वो दे देते हैं, उनका अलग ही सिस्टम चलता है, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए, तो ध्रुवण आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर इतना? फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आगे आप देखेंगे कि ध्रुवण चैप्टर तो आपको हटा ही देना है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। तो न्यूमेरिकल्स में जो आपको ये न्यूमेरिकल्स दिख रहा है 10.4 इंपॉर्टेंट है, 10.3 इंपॉर्टेंट है, 2 हो गए, 10.6 3 हो गए। चलिए 2 और लगवाऊंगा मैं आपको। तो इन 2 में जो है आपका एक तो आपका ये वाला हो गया, कौन सा, 10.11, और आपको एक और दिखाई दे रहा हूँ, ये जो आपका है 10.19, जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 10 है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का चैप्टर था तरंग प्रकाश की, वो आपका खत्म होता है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 11 की तरफ। किसकी तरफ? चैप्टर नंबर 11 की तरफ। चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा जो सेलेक्टेड मटेरियल है उस पर टिक लगवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखना यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कार्यफलन की डेफिनेशन, ठीक है। क्या? कार्यफलन। कि कार्यफलन क्या होता है, क्या पढ़ना है आपको? कार्यफलन। नोट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए। फिर आपको क्या पढ़ना है कार्यफलन के बाद? देहली आवृत्ति। नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। देहली आवृत्ति के बाद आप क्या पढ़ेंगे? देहली तरंग दैर्घ्य। कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा 2 नंबर का, ठीक है, इनमें से, ठीक है, 3 डेफिनेशन में से। आगे आपको क्या पढ़ना है? आगे आपको पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कहाँ गया ये? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। आगे चलेंगे। निरोधी विभव पढ़ना है आपको। आगे चलेंगे। ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं
कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। जब एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, ये है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है ना, ये जरूर पढ़ के जाना है। मैंने इसे कई बार समझाया है आपको, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है ना। जब अपन पेपर सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स के तो भी अपन ने इसे डिस्कस किया हुआ था बहुत डिटेल में, और जब इसे थ्योरी में पढ़ा रहे थे तो भी इसको क्या है बहुत डिटेल में क्या है इसे डिस्कस कर लिया था अपन ने, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसे आप जरूर ध्यान करिएगा, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इसके साथ कोई मजाक नहीं करेंगे। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है, जरूर पढ़ना है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ये फोटोन के गुण हैं, तो ये आपको फोटोन के गुण एक बार देख लीजिएगा तो आपको बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हल्के और बहुत ही आसान क्वेश्चन टॉपिक है इनमें से। और ये जो है आपका द्रव्य का द्वैतीय प्रकृति, जो आपका लुईस द ब्रेक्टर, जो आपकी ब्रोगली जो थे उनका जो था, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो लुईस ब्रोगली का जो आपका ये समीकरण है ये पढ़ के जाना है, और ये भी आपको पढ़ के जाना है कि प्रकाश आपका द्रव्य तथा तरंग तथा कण दोनों की आपकी प्रकृति का क्या करता है, शो करता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आपको ये जो इसके सूत्र है ना, ये जो आपका डेरिवेशन प्रकट हुआ, ये आप क्या प्रकट हुए, तो ये आपको जरूर कर लेने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे, तो ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको डाइवर्सर जनरल, ये भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहाँ तक आप पढ़ेंगे ये सब फालतू का। ठीक है, आपको और क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये पढ़ना है 11.2 न्यूमेरिकल, 11.4 न्यूमेरिकल। ठीक है, और आप देखेंगे 11 जो आपका 8 है वो आपको पढ़ना है। कौन सा 8? फिर आपको पढ़ना है 12। ठीक है, और आपको कौन सा पढ़ना है, अब एक और लगवाएंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है आपको 11.26। ठीक है, क्लियर इतना? तो इतने आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, अगर हम इसकी शॉर्ट समरी देखें तो आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ेंगे आप आइंस्टीन के बारे में, कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कौन सा उसने अपना नियम दिया था, क्या कहा था उसके बारे में। ठीक है, आइंस्टाइन का समीकरण पढ़ेंगे, आइंस्टाइन का समीकरण हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, फिर आप लुईस द ब्रोगली को पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में आप पढ़ ही चुके हैं कि दहली आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, कार्यफलन, इतना तो इतना सफिशिएंट है। और ये जो आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतने में आपका क्या है कि बढ़िया तरीके से पेपर फंस जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। अब हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही छोटा टॉपिक जो है आपका, वो है आपका चैप्टर नंबर 12। ठीक है, अच्छा खासा नंबर देके जाएगा आपको, कम से कम 8 से 10 नंबर का आता है इससे, है ना। जो आपका चैप्टर है परमाणु, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने नहीं है, 2-3 मॉडल पढ़ने हैं, काम खत्म। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है बढ़िया सा। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है जो आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उनका प्रयोग। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो आपका प्रयोग था वो कौन सा था, तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। आगे देखेंगे, ये आपको चित्र वित्र बनाना आपको सीखना है, और ये आपको ये जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का चित्र है। ठीक है, कि आपकी लेड की ईंटें हैं। ठीक है, यहाँ से अल्फा किरण पुंज आपका निकल रहा है। ठीक है, और इस तरह से सोने की पन्नी है ना। तो और भी कई जगह बहुत ही आसान चित्र बने, तो आप कोई भी चित्र आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हो गया। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जब रदरफोर्ड का आप प्रयोग पढ़ लेंगे तो रदरफोर्ड ने क्या क्या उससे निष्कर्ष निकाले वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो रदरफोर्ड के निष्कर्ष पढ़ने हैं ना, कि अल्फा कण कैसे कैसे घूम रहा है, क्या कैसा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इसके बाद ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, और ये जो आपका सूत्र है डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और डेरिवेशन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आप इसके बाद पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में, तो स्पेक्ट्रम श्रेणी आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आप जो है रदरफोर्ड के बाद जो है रदरफोर्ड की जो कमियां रह गई उनको इसने ठीक किया, बोर मॉडल ने, तो आपको बोर मॉडल जरूर पढ़ना है। रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, बोर मॉडल। तो बोर मॉडल आप पढ़ लेंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लेंगे, तो बोर की आप तीनों संकल्पनाएं पढ़ेंगे। जैसे आपकी संकल्पना दी है ना 1 2 3, आती है सीधे सीधे कि बोर की तीनों अभिग्रहितों को लिखिए या बोर की तीनों संकल्पनाओं को लिखिए, और इसमें जो जो चीज़ें रहेंगी वो सब चीज़ें अपन को क्या करनी है, लिखनी पड़ेंगी। ठीक है,
क्लियर इतना। तो बोर की जो तीनों जो संकल्पनाएं हैं वो लिखेंगे, रदरफोर्ड की जो निष्कर्ष हैं वो आप पढ़ लीजिएगा पहले, बोर ने किस प्रकार से ठीक किया, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। आगे देखेंगे, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनमें से आपको क्या याद रखना है। तो ये जो आपका बना हुआ है जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है इस तरह से, तो ये आपको हाइड्रोजन परमाणु का जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है ये आप पढ़ लीजिएगा। क्या? लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ के जाइएगा, तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है ना 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें केवल आपको 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके 3 टॉपिक हैं वो कौन कौन से? तो एक आपका पढ़ना है रदरफोर्ड वाला, फिर आपको क्या पढ़ना है? नील्स बोर वाला, फिर आपको क्या पढ़ना है? लाइन स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए तो आपका क्या है, कल्याण हो जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम में आप श्रेणियाँ पढ़ सकते हैं, बामर है ना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कोई लापरवाही नहीं करिएगा इन 3 टॉपिक्स में। कैसे कि पहला आपको पढ़ना है रदरफोर्ड, दूसरा आपको पढ़ना है आपको नील्स बोर। मैं कह रहा हूँ केवल आपको रदरफोर्ड, मतलब रदरफोर्ड में रदरफोर्ड बस ना पढ़ लेना, रदरफोर्ड के प्रयोग, रदरफोर्ड ने प्रयोग में क्या क्या बताया वो भी पढ़ना है, रदरफोर्ड की प्रयोग में कमी कहाँ कहाँ पे आई तो वो भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको नील्स बोर की चर्चा करनी है, तो नील्स बोर को पूरा पढ़ना है डिटेल में। नील्स बोर हो गया, रदरफोर्ड हो गया। अब आप पढ़ेंगे उसके बाद जो हाइड्रोजन परमाणु का जो आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो किस तरह से होता है, फिर उसके बाद जो श्रेणियाँ हैं वो आप पढ़ेंगे, है ना, रेडबर्ग नीतांक, ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद इसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स आपका 1-2 लगा लीजिएगा। तो जैसे आपका 12.15 ये आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 12.10 ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, 12.8 ये और 12.5, मैं आपको 5 दिखाई दे रहा हूँ, 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा 5, ठीक है। क्लियर इतना? चलिए, तो क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत? क्या पढ़ना है अपन को? रदरफोर्ड, नील्स बोर, स्पेक्ट्रम 12, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें पढ़ लेनी है बहुत आराम से, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ पढ़ लेंगे फिर 4-5 ही आपको क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल लगा लेने हैं, बस इतने में आपको कम से कम 8 से 10 नंबर का जो आपका पेपर आता है वो आपका बड़े आराम से मिल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, और रेडबर्ग नीतांक वगैरह आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आप श्रेणियाँ पढ़ेंगे ना, रेडबर्ग नीतांक का मात्रक पढ़ेंगे, रेडबर्ग नीतांक की वैल्यू पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है वो है हमारा न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है। तो नाभिक की चर्चा करते हैं। तो नाभिक में आप, ये तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है कि इसमें क्या क्या आएगा तो ये आप देख लीजिएगा। तो आपको इसमें पढ़ना है क्या, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा और नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में, ओके। दूसरी चीज़ और क्या पढ़ेंगे आप इसमें, ये नहीं पढ़ना है। नाभिकीय बल भी आप नहीं पढ़िएगा, क्या करेंगे आप इतना पढ़ के, ठीक है। फिर इसके बाद आप रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है आपको, रेडियो एक्टिविटी क्षयता का नियम ये भी नहीं आपको पढ़ना है, और मैडम क्यूरी ये इसको भी नहीं आपको देखना है। आगे चलते हैं, अल्फा 6 इसे भी आप मत देखिएगा, बीटा 6 रहने दीजिए, गामा 6 रहने दीजिए। अब पढ़ेंगे आप न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, अच्छे से करना है ये चीज़, विखंडन बिल्कुल अच्छे से। नाभिकीय विखंडन से कोई मजाक नहीं, नाभिकीय संलयन आगे मिलेगा उससे कोई मजाक नहीं। नाभिकीय विखंडन के ऊपर जो आपके ये जो 2 आपके चीज़ें हैं ना, एक आपका नाभिकीय रिएक्टर है और आगे मिलेगा आपका एटम बम। तो आपको नाभिकीय रिएक्टर पढ़ के जाना है, क्या, परमाणु भट्टी भी इसका नाम है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। कैसे? नाभिकीय रिएक्टर को, नाभिकीय रिएक्टर हो गया, ठीक। इसके बाद आप पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन में पढ़ेंगे, नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर क्या होता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? फिर इसके न्यूमेरिकल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा नहीं आपको करने, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, ये आप कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा, 3 हो गए। और 1-2 न्यूमेरिकल्स और नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके जो आपका न्यूमेरिकल है वो आपका एक आपका ये है 13.15, और क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके ऐसे ही आपके कुछ नहीं है इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, जोड़ बाकी और कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो अच्छे से आप उसे कर लीजिएगा,
क्लियर इतना? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अपन यहाँ पे समझ में आ गया कि 13वें चैप्टर में अगर हम ओवरऑल समरी देखें तो क्या पढ़ना है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। अगर आपको थोड़ा और मज़ा आ रहा हो तो आप पढ़ सकते हैं समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समप्रोटॉनिक, इतना हो गया, क्लियर इतना? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो कि आपका चैप्टर नंबर अगला, यानी चैप्टर नंबर लास्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे, जो लास्ट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, ठीक है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ और सरल परिपथ, चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14, इनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको देख लेना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि चैप्टर 14 में आपको कि जो आपका पी टाइप के अर्धचालक पढ़ लेने हैं और आपको एन टाइप के अर्धचालक पढ़ लेने हैं, क्योंकि अपन क्या है कि सीधे सीधे अपन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही देख रहे हैं, ठीक है, फालतू की चीज़ें अपन नहीं देख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये जो है ना, आपको ये बैंड थ्योरी के आधार पर आपको देख लेना है कि विद्युत रोधी कौन है ना, आपका जो विद्युत चालक है वो कौन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान दे लेना है और बस, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर आपको पढ़ लेना है अर्धचालकों के प्रकार में आपको नैज अर्धचालक मिल जाएगा, ठीक है। और नैज अर्धचालक आप पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे आप जो जिसमें आपकी यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा है आपका अपद्रव्यी अर्धचालक, इसमें क्या कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं, ठीक है। और डोपिंग वाले अर्धचालक में फिर आप पढ़ेंगे एन टाइप का अर्धचालक और फिर पढ़ेंगे आप पी टाइप का अर्धचालक। एन टाइप का अर्धचालक कैसे बनता है वो आपको देखना है, पी टाइप का अर्धचालक कैसे बनता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के आधार पर फिर आप पढ़ेंगे आप अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में के बाद फिर आप पढ़ेंगे कि शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, है ना, या अपद्रव्यी अर्धचालक। तो जो अपद्रव्यी अर्धचालक है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक पढ़ लीजिएगा और पी टाइप अर्धचालक पढ़ लीजिएगा। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक पढ़ने के पश्चात फिर आप पढ़ेंगे आप पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन या पीएन संधि। जब आप पीएन संधि पढ़ लेंगे उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, अर्धचालक डायोड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड के बाद आप क्या पढ़ेंगे कि पीएन संधि आपने पढ़ ली, अर्धचालक डायोड पढ़ लिया। उसके बाद जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी जो आपका बैकवर्ड बायस में पीएन संधि डायोड और फॉरवर्ड बायस में पीएन संधि डायोड। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये आपका फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि आपका पॉजिटिव वाला पी से जुड़ा होगा और बैकवर्ड वाले में क्या होगा आपका कि जो नेगेटिव वाला है वो पी से जुड़ा होगा। बैकवर्ड वाले में धारा बहुत ही कम या आप कह सकते हैं कि लगभग बिल्कुल जीरो के बराबर बहती है, जबकि फॉरवर्ड में एक धारा क्या होती है, बहती है। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, इतना हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे आप संधि डायोड जो है आपका तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, अच्छे से समझिएगा बात को। या तो अर्ध तरंग वाला आएगा या तो आपका पूर्ण तरंग वाला आएगा, आते ही है ये पूरक है एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते। फिर आपको जेनर डायोड पढ़ना है क्योंकि ये तो कटा ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आप पढ़ेंगे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ। फोटो डायोड आपको पढ़ना है, फोटो डायोड बनाते कैसे हैं, सिद्धांत क्या है, कार्यविधि क्या है। लेड पढ़ना है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये कुछ कटा नहीं है अच्छे से, और ये जो है अच्छे नंबर दिलाने वाले लोग हैं। सौर सेल पढ़ के जाना है क्योंकि इससे भी कुछ नहीं कटा है। सौर सेल के बाद आप क्या करेंगे, लॉजिक गेट, ये आपको 4 नंबर दिलाएंगे। 3 का भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर के 2 आ जाते हैं। तो देखिएगा लॉजिक गेट में आपको क्या पढ़ना है कि नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, है ना। तो ये जो आपके गेट हैं तो नॉट गेट आप जरूर पढ़िएगा। गेट तो आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे और बहुत ही आसान गेट है। तो ये आपका जो मूलभूत गेट है आपका नॉट गेट हो गया, है ना। एक आपका और मूलभूत गेट है और गेट हो गया, है ना। और इन गेटों में क्या पढ़ना है, तो आपको सत्यता सारणी पढ़नी है, बूलियन व्यंजक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, पढ़ लेनी है। तो इसी के साथ आपको हाँ इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आप इसके न्यूमेरिकल में आप परेशान मत होइएगा क्योंकि इससे जो है थ्योरी आती है, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़बरदस्त दी हुई है, शानदार थ्योरी है। तो ओवरऑल आप इसमें क्या पढ़ेंगे, तो ओवरऑल इसमें आप पढ़ेंगे कि बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के बाद इस चैप्टर में फिर आप क्या पढ़ेंगे कि इसमें आप पढ़ेंगे अर्धचालकों के प्रकार, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक में पढ़ेंगे आप पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक। फिर क्या पढ़ेंगे
फिर आप पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के बाद फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे कि जो आपका जो डायोड होता है वो आपका किस तरह से काम करता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, फिर आप जनरल डायोड, जो आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड है ना, तो इस तरह से आप इन्हें पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको एकदम मज़ा सा आ जाएगा और ये जो है आपका पेपर जो है ना आपको मुट्ठी में होगा। तो अच्छे से आप पेपर कीजिए, ऑल द बेस्ट। और ये जो आप पढ़ लेंगे, जो ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, और ये जो भी मैंने आपके जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी मैंने टिक लगवाए हुए हैं, अगर आप इन्हें केवल इन्हें जो पढ़ के जाते हैं रिवीजन टाइम में, अगर आप इन्हें एक बार एक नज़र देख के जाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा, पेपर से कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।